हेलो एवरीवन, अगर आप भी CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ CUET इकोनॉमिक्स 2023 क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इससे लास्ट वीडियो भी नहीं देखी है तो जाके आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, जिसमें हमने डिस्कस किए थे हमारे 1 to 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। आप देख सकते हो हमारे पास एक लिस्ट 1 गिवन है एंड एक लिस्ट 2 गिवन है। क्लियर? हमें कुछ लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 की आइटम्स के साथ मैच करके उसका सही एक आंसर हमें यहाँ बताना है, सही ऑप्शन बताना है। तो पहले हम देखते हैं लिस्ट 1 की आइटम्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और लिस्ट 2 में हमारे पास है एल्डरली पीपल गिवन पेंशन इन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, अर्बन पुअर, एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट्स। तो देखिए, जनधन योजना का जो मेन पर्पस था वो यही था कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जा सके। अब वो कैसे होगी? जब लोगों को ज्यादा बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि जनधन योजना वाज एसोसिएटेड विद ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो यानी कि ए का जो ऑप्शन है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी रोजगार, अर्बन लाइवलीहुड, ये दोनों अर्बन एरियाज के साथ लिंक्ड है। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड यानी कहीं ना कहीं गरीबी के साथ टारगेट करता हुआ। क्लियर? तो देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सॉरी, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस यानी समाज की सहायता के लिए, समाज की असिस्टेंस के लिए, तो ये एल्डरली पीपल के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि सी का फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए। जहां पे A4C1 है वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, A4 यहाँ 2 है पर C1 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। क्लियर? तो A4C1 के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पर हम एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज के लिए है। क्लियर? तो बी का ऑप्शन होना चाहिए 2, तो डी का होना चाहिए थर्ड, अर्बन पुअर के लिए। तो इस हिसाब से भी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमें कुछ 4 इवेंट्स बताए गए हैं। इन 4 इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द इवेंट्स ऑफ हैपनिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, ये कंडक्ट हुआ था 1881 में। द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, ये हुई थी सेटअप 1907 में। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 में। रेलवेज इन इंडिया 1853। तो इस हिसाब से डी, सी, ए, बी, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is responsible to create economic problem in society? आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो मेन रीजन होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो कहां से इरप्ट होती है, उसके 3 मेन रीजंस होते हैं। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, third, alternative uses of limited resources। यानी कि जो अल्टीमेट रीजन है वो क्या है? अनलिमिटेड वांट्स बट स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है ना? तो एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं। रिसोर्सेज आर कॉस्टली, कॉस्टली होना इज नॉट द मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, अनलिमिटेड वांट्स एंड सरप्लस रिसोर्सेज, अगर सरप्लस ही रिसोर्सेज होंगे फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, फिर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, बट अनलिमिटेड वांट्स बट स्केर्स रिसोर्सेज, दिस इज द राइट आंसर। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बेटा तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हो, रेशनल यूज कर रहे हो। तो तब तक हाई जो लार्ज पॉपुलेशन होती है अगर वो भी रिसोर्स की तरह काम करे तो आपके लिए वो कभी प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14th। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। हमें 4 आइटम्स गिवन है, रेंट एंड इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, देखिए इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम हमारे जो इनकम्स हैं उनको 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। वन इज अपना कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है जहां पे हमारा लैंड, हमारी कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की इनकम्स हम अरेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक तो लैंड की इनकम होती है रेंट, ठीक है, तो यानी कि वो हमारे पास होगा 50 करोड़। क्लियर? प्लस हमारे पास इंटरेस्ट इसके साथ ही गिवन है, तो वो इसके साथ ही रेंट एंड इंटरेस्ट दैट इज 50 हो गया। अब फिर आते हैं एंटरप्रेन्योर यानी हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो है हमें आफ्टर टैक्स का गिवन है 30 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? अगर 30, अब टैक्स रेट कितना है 40%, तो यानी कि ये 60% है, तो 100% कितना था? तो वो था 50 रुपीज। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 50 रुपीज, आफ्टर टैक्स वो हो गया 30 रुपीज। क्लियर? अब हमें निकालना है बेटा यहाँ से बोनस हमें गिवन है, तो बोनस बेटा यहाँ पे नहीं आता क्योंकि वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में जाता है। क्लियर? तो टोटल इनकम हमारे पास कितनी हुई अब? 100 करोड़। टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होगा? 100 करोड़। कैसे? 50 रेंट एंड इंटरेस्ट के, 50 हमारे प्रॉफिट के, तो 100 करोड़ इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, given a cash reserve ratio being 20%, the value of money multiplier will be। हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन CRR, है ना? तो 1 अपॉन 20%, यानी कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 100 अपॉन 20 की, यानी कि आंसर इज 5। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करे, ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस करे, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा खर्चा करे जिस खर्चे से ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हुई, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, तो उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उस हिसाब से हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के लिए रिसीट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। क्लियर? तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज आउट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, हम जो सरकार के पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स में दे रहे हैं वो भी सरकार के लिए रिसीट है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। क्लियर? ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ को जब गवर्नमेंट सैलरीज देती है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, और वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होगी और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। एक बार फोर्थ भी देख लीजिए, रिकवरी ऑफ लोन्स, ये भी एक रिसीट है, ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हमें कुछ इवेंट्स गिवन है ABCD ऑप्शंस की फॉर्म में। तो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। रिलेटिंग टू अ क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले तो ना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस को, कुछ इवेंट्स को अरेंज करना हो, तो जो भी इवेंट हेंस, देयरफॉर, दस इनसे शुरू हो रहा हो, ठीक है, तो 99% केसेस में वो उसकी पहले नंबर पे कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि वो उसका एक इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हेंस और ये एज अ रिजल्ट वाले ऑप्शंस को छोड़ के। तो देखिए सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट, दिस रिड्यूसेस द रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। यहां नहीं, देखिए द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट की टूल की बात यूज हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी सी।
तो इसी हिसाब से अगर आप देखो ना तो एक ही ऑप्शन है, तो वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बन सकता है। पर फिर भी हम इसको आगे तक एक बार देखते हैं, पर हमें आंसर देखने से ही पता लग गया कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, और इसमें आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। बट एक बार हम इसको टॉपिक समझने के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट, एज अ रिजल्ट सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट को इंक्रीज किया, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट, एज अ रिजल्ट लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो जो लोन्स गवर्नमेंट हमारे कमर्शियल बैंक्स ले रहे थे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक व्हाइल गिविंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सी के बाद बी इवेंट होगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक जब लोन नहीं लेंगे तो उनके पास जो रिजर्व्स है वो कम पड़ जाएंगे, तो डी, ठीक है। हेंस जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज सी बी डी ए। अगेन मैं ये बोलूंगी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रूव हो गया। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। स्टॉक्स, फ्लोस, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टॉक जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, ठीक है, जिसका कोई टाइम डायमेंशन ना हो। फ्लोस जो ओवर द टाइम या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड को मेजर किया जाए उसे हम बोलते हैं फ्लोस। यानी फ्लोस के अंदर हमारा टाइम डायमेंशन होता है, जबकि स्टॉक्स के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए, स्टॉक्स स्टॉक्स डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, तो ए का ऑप्शन होगा फोर्थ। क्लियर? सेकेंड इज फ्लोज, फ्लोज हैव टाइम डायमेंशन, यानी कि बी का होगा थर्ड। अब देखते हैं ए फोर बी थर्ड, ए फोर बी थर्ड, दो ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज, आप ये कह सकते हो जब भी कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ओवर द टाइम, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आपको लगता है कि यही रीजन से वो मतलब एक्सपेक्टेड है कि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या एक्सपेक्टेड कांस्टेंट वैल्यू में रिडक्शन होता है। जबकि अगर एक्सपेक्ट ही नहीं किया और फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो आपका कैपिटल लॉस होता है। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड, यानी कि सी का आएगा फर्स्ट, एक्सपेक्टेड कांस्टेंट लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल। तो इस हिसाब से सी का अगर फर्स्ट देखें तो सेकेंड ऑप्शन ही है जो राइट आंसर बनेगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो द राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, तो देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स हैपनिंग, ठीक है। रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो ए ऑप्शन इसका जो ए जो रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान थी वो आई थी 1988 में। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965, कम्यून सिस्टम 1958, पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 से लेके 55 तक, चाइना 12th 5 ईयर प्लान 2011 में। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर हम बना पा रहे हैं दैट इज डी सी बी ए ई। पर अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तो डी सी बी ए ई का कोई ऑर्डर हमें गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसके ऑप्शंस में एक मिस्टेक है। पर हम बी ए ई के ऑर्डर को देखते हुए हम फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मानते हुए फर्स्ट का आंसर ही रखेंगे। आगे 20th क्वेश्चन, formal sector establishment are those establishment that employs 10 or more than 10 hired workers। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 20 hired workers or more, ये गलत है। 20 hired workers or less, ये भी गलत है। 10 hired workers or more, this is the right answer। 10 hired workers or less, no, वो इनफॉर्मल होता है। क्लियर? तो ये थे हमारे आज नेक्स्ट 20 यानी 11 to 20 यानी कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, और इस हिसाब से हम करेंगे अपना 2023 का जो पेपर है उसकी डिस्कशन अलोंग विद द सॉल्यूशंस एज वेल। तो अगर आप बच्चों को ये सीरीज अच्छी लगे तो आप काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।